हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। आज की क्लास में हम टेट एग्जाम का सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन के थर्ड टॉपिक सजीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपने पर्यावरण के पिछले क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन के वीडियो और MCQs को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सजीव जगत। सजीव जगत को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पादप जगत जिसे फ्लोरा भी कहते हैं और दूसरा है जंतु जगत जिसे फौना भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप जगत यानी कि फ्लोरा। इस जगत में वनस्पतियों यानी कि पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों के प्रकार। पौधों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आकार के आधार पर और दूसरा होता है सहायता के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर, जिसमें पहला है शाक। ये छोटे होते हैं, इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है। इनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। उदाहरण में हम धनिया, गेहूं, धान, मेथी, पालक आदि ले सकते हैं। फिर है दूसरा झाड़ी। ये शाख से बड़े होते हैं। इनका तना कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के आधार के पास से निकलती हैं। उदाहरण में गुलाब, नींबू, गुड़हल आदि। फिर तीसरा है वृक्ष। ये झाड़ी से बड़े होते हैं। इनका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जैसे आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल आदि। फिर है सहायता के आधार पर पौधों के प्रकार, जिसमें पहला है विसर्पी लता। ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं, जैसे पुदीना, तरबूज, खरबूज, खीरा आदि। इसके बाद है आरोही लता। ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, मटर आदि। फिर है पौधों के भाग। पौधों के भाग में सबसे पहले है जड़। जड़ पौधे का भूमिगत भाग है। जड़ पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती है। जड़ मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं। जड़ों के प्रकार होते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, पहला है मूसला जड़ें और दूसरा है झकड़ा जड़ें। मूसला जड़ें में मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। फिर है झकड़ा जड़ें। गेहूं, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि पौधों में झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। झकड़ा जड़ों की भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पहला हो जाता है रेशेदार। ये जड़ें रेशे के रूप में होती हैं, उदाहरण में प्याज और लहसुन का पौधा। फिर है परजीवी। ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर रहती हैं, उदाहरण में अमरवेल। इसके बाद है अवस्तंभ।
ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं। उदाहरण में मक्का, बाजरा, गन्ना। फिर है चौथा स्तंभ। ये जड़ें टहनियों यानी कि शाखाओं से निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं, जैसे बरगद। फिर है तना। तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्ती और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तने से पत्तियों और टहनियाँ यानी कि शाखाएं निकलती हैं। कुछ पौधों के तने जमीन के नीचे होते हैं, जिनको हम खाते भी हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी। तना हरा या भूरे रंग का होता है। फिर है पत्ती। पत्तियां तनों और टहनियों से निकलती हैं। अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग होता है, जैसे कमल की पत्तियां गोल होती हैं, मक्के की पत्तियां लंबी होती हैं, पीपल की पत्तियां पान जैसी दिखती हैं, नीम की पत्ती में कई सारी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, चीड़ की पत्तियां सुई जैसी होती हैं, गुलाब की पत्तियां धारीदार होती हैं आदि। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, लेकिन कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैगनी या पीले रंग की भी हो सकती हैं। पत्तियों के भी कुछ कार्य होते हैं। पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है। पत्तियां क्लोरोफिल सूरज की रोशनी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बाद है फूल। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। फूलों के भी कुछ भाग होता है, जिसमें पहला हो गया बाह्यदलपुंज। फूलों के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसे रचनाएं बाह्यदलपुंज कहलाती हैं। बाह्यदलपुंज जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, टमाटर आदि में, और अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे गुलाब, कमल, चमेली आदि में। अगर बाह्यदलपुंज जुड़े हुए हों तो जरूरी नहीं कि उनकी पंखुड़ियां दलपुंज भी जुड़े हुए हों। ये कलियों की रक्षा करते हैं। फिर दूसरा हो गया दलपुंज यानी कि पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं। अलग अलग पौधों के फूलों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं। पंखुड़ियाँ कीड़े मकोड़े, तितली, भंवरों, पक्षियों आदि को आकर्षित करती हैं। इसके बाद तीसरा हो गया पुंकेसर। ये पौधे का नर भाग होता है, जिसमें पराग या परागकण होते हैं। और चौथा हो गया स्त्रीकेसर। ये पौधे का मादा भाग होता है, जिसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। परागण के पश्चात अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज बनते हैं। उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसके बाद है फल। फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल के 3 भाग होते हैं: बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, अनानास आदि फल हैं। टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू भी फल हैं। इसके बाद है बीज। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। बीज खाए भी जाते हैं, जैसे दालें, मूंगफली, गेहूं, चावल आदि।
बीजों के तेल निकाला जाता है, जैसे सूरजमुखी, सरसों आदि। बीजों के अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व है, वो है नमी और वायु। पौधों के अंदर भ्रूण होता है जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। इसके बाद है कुछ विशेष पेड़ पौधे। हम पढ़ेंगे कुछ विशेष पेड़ पौधे, जिसमें पहला है क्रोटन। यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे नहीं होती हैं। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। फिर है पीपल। यह एक विशाल पेड़ है। इस पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। इसके बाद है बरगद। यह भी एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इनकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, जिन्हें स्तंभ जड़ कहा जाता है। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। फिर है केला। केला पेड़ नहीं है, यह एक शाक है, क्योंकि इसका तना हरा एवं कमज़ोर होता है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। फिर है निपेंथिस यानी कि घटपर्णी। यह एक कीट भक्षी यानी कि कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा है। यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह लंबे घड़े जैसे होते हैं जिनके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। इनमें से खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इनके घड़े में जाकर फंस जाते हैं और इनका शिकार बन जाते हैं। यह भारत में मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। फिर है ओक। इसे रेगिस्तानी ओक कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं लेकिन पत्तियां बहुत कमज़ोर होती हैं। इनके तने में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ से निवासी इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसके बाद है खेजड़ी। यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों को सब्जी बनती है। इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। फिर है लाइकेन यानी कि शैक भी कहते हैं। यह सहजीवता यानी 2 जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होना का उदाहरण है। लाइकेन 2 जीवों शैवाल एवं कवक से मिलकर बनता है। शैवाल भोजन बनाता है तथा कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते, जिनका अर्थ है कि वहाँ की वायु प्रदूषित है। अब हम पढ़ेंगे जंतु जगत। इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है।
पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा आदि। रेंग कर चलने वाला जीव जैसे सांप, छिपकली, केचुआ आदि। कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, तितली, मच्छर, मकड़ी आदि। पशु पक्षी और मनुष्य सभी जंतु जगत में आते हैं। फिर है मनुष्य में संवहन या परिसंचरण तंत्र। मनुष्य विभिन्न चीज़ों को खाता है जो पचने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पचित भोजन एवं O2 का यानी कि ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना और अपशिष्ट पदार्थ एवं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। विलियम हार्वे ने इस तंत्र की खोज की थी। इस तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र के कुछ भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है रक्त, रुधिर, खून। यह एक चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ है। इसका लाल रंग इसमें मौजूद एक वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कॉकरोच, केकड़े जैसे जीवों में यह वर्णक नहीं पाया जाता, इसीलिए उनका खून लाल नहीं होता। रक्त पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है एवं शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। इसके बाद है हृदय यानी कि दिल। यह मनुष्य के बाईं छाती में स्थित होता है। इसका आकार मनुष्य के मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। ऊपर वाला दोनों भाग आलिंद कहलाता है और नीचे वाला दोनों भाग निलय कहलाता है। यह लगातार धड़कता रहता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चों के दिल की धड़कन इससे ज़्यादा भी होती है। डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर या फिर दौड़ने भागने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल रक्त को पंप करता है ताकि रक्त पूरे शरीर में जा सके। यह हृदय का कार्य होता है। इसके बाद है धमनी शिरा। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, लेकिन फुसफुसी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियां दिल से निकलती हैं। फिर है शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, लेकिन फुसफुसी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। शिराएं शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं। मनुष्य के हाथ पैरों पर जो हरी हरी नलियां दिखाई देती हैं वे शिराएं होती हैं। इसके बाद है मनुष्य में पाचन। मनुष्य का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले पाचन कहलाता है। पाचन प्रक्रियाओं में जो अंग मदद करते हैं वे हैं मुख गुहिका यानी कि मुंह, ग्रास नली आमाशय यानी कि पेट, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत, बड़ी आंत यानी कि बृहदांत, मलाशय और गुदा। कुछ पाचन प्रक्रियाएं हैं, जैसे पहला है अंतग्रहण। इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर लेता है। यह प्रक्रिया मुख गुहिका यानी मुंह के द्वारा होती है। मुख गुहिका में जीभ और दांत होते हैं। जीभ के ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को चखने में मदद करती हैं। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में और निगलने में भी मदद करती है। दांत से भोजन को काटा जाता है, चीरा जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है।
फिर है दूसरा पाचन। इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया मुंह में, अमाशय में और छोटी आंत में होती है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? 7.5 मीटर। फिर तीसरा है अवशोषण। इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? 1.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके बाद है चौथा स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। और फिर है पांचवा यानी कि लास्ट, बहिष्करण या निष्कासन। इस प्रक्रिया में अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है और कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर आ जाता है। अब है मनुष्य में उत्सर्जन। जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन कहा जाता है। जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है उन्हें उत्सर्जन अंग कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन अंग पहला है गुर्दा या वृक्क। मनुष्य में 2 गुर्दे पाए जाते हैं। ये मुख्य उत्सर्जन अंग हैं। जब रक्त गुर्दों में पहुंचता है तब गुर्दे उसमें से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः अवशोषित कर लेता है और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल आते हैं। फिर है फेफड़ा। मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है। इसके बाद है त्वचा। त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में बाहर आते हैं। पसीने में जल यानी कि पानी और लवण यानी कि नमक होता है, इसलिए पसीने का स्वाद नमकीन होता है। फिर है लीवर, यकृत। मनुष्य में 1 लीवर पाया जाता है। लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और उसके बाद यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर है मलाशय। मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है तब अपचा हुआ भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हुआ अपचा भोजन कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर है मनुष्य में श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। सांस लेना श्वसन का ही एक भाग है। जब मनुष्य सांस लेता है तब वो ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है। ऑक्सीजन भोजन को ऊर्जा में बदल देती है
ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो मनुष्य के सांस छोड़ने पर शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर है मनुष्य में श्वसन अंग। पहला है नाक। मनुष्य नाक से सांस लेता है और छोड़ता है। नाक में मौजूद बाल और चिकने पदार्थ धूल को शरीर में घुसने नहीं देते हैं। फिर है फेफड़ा। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। उसके बाद है डायफ्राम। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में वायु यानी कि ऑक्सीजन भर जाती है। जब डायफ्राम अपनी जगह आता है तब फेफड़ों से वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। फिर है कुछ विशेष जानवर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेर के बारे में। इसको जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 14 साल की होती है। शेर अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। शेर अपने कानों की मदद से अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज को भी सुन लेता है। अंधेरे में शेर मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इनके बच्चे का वजन पैदा होने पर 1 से 2 किलो होता है। शेरनियां और बच्चे समूह में रहते हैं और शेरनी समूह की नेता होती है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। यह मांसाहारी होते हैं। फिर दूसरा है बाघ। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। बाघ की आयु लगभग 26 साल की होती है। बाघ भी अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज को सुन लेता है। यह भी अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। बाघ के बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलो से 1.5 किलो तक होता है। बाघिनें और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह की नेता होती है। बाघ के नर बच्चे 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और यह भी मांसाहारी होते हैं। फिर है हाथी। यह पृथ्वी के ऊपर यानी कि स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी आयु 70 साल की होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। हाथी का रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हाथी पानी और कीचड़ में खेलता है। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 कुंटल यानी कि 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, इसीलिए यह शाकाहारी है। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है। हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10-12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की नेता होती है। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे बस। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेते हैं। इसके बाद है व्हेल। यह पानी में रहती है लेकिन स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल
पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 साल तक होती है। फिर है डॉल्फिन। यह पानी में रहती है लेकिन स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन यानी कि सुनसु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। डॉल्फिन सर्वाहारी होती है। फिर है सांप। यह रेंगकर चलते हैं। इनके दांत होते हैं लेकिन यह भोजन को पूरा निगल जाते हैं। इनके कान नहीं होते। यह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। सांप अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। इनके काटने की दवाई इनके जहर से ही बनाई जाती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें पहला है नाग, कोबरा, दुबोइया, करैत और अफाई। कोबरा सांप घोंसला बना कर रहता है। अजगर सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। ये किसानों के मित्र भी होते हैं क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। इसके बाद है केचुआ। यह भी रेंगकर चलने वाला जीव है। ये भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। ये बारिश के मौसम में जमीन पर आ जाते हैं। ये मिट्टी खाते हैं और जमीन को भुरभुरा कर देते हैं। ये भी किसानों के मित्र हैं क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरा करते हैं तब हवा उनमें चली जाती है जो फसल के लिए लाभदायक होती है। इसके बाद लास्ट है स्लॉथ। यह भालू जैसा जानवर है। यह रात्रिचर है और दिन में सोता है। लगभग 18 घंटे यह जानवर दिन में सोता है और रात में जगता है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। यह एक अच्छा तैराक भी है। स्लॉथ पेड़ों के पत्ते और कीड़े मकोड़े खाते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आज के वीडियो के MCQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।